हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे नए चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया है। उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, इस पेपर का जो टाइटल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इस पेपर में लगभग 8 यूनिट्स रखी गई हैं और 8 यूनिट्स में जो डाटा बनाया गया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही बनाया गया है। ध्यान रखिए, इस लेक्चर में जो डाटा रखा गया है वो सेमेस्टर वाइज जो बच्चे हैं उनके लिए तो खास होने वाला है, लेकिन इसके अलावा जो जहाँ भी या जिस प्रदेश में अभी एनुअल वाइज डाटा पढ़ाया जाता है या एनुअल वाइज सिलेबस पढ़ाया जाता है, उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए भी ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो एनुअल वाइज सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बात कर लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। यूनिट 1 को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी। देखिए, प्राचीन समय से ही इंडिया में और इंडियन कल्चर में बॉटनी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। हमारे वेदों में ऋग्वेद और अथर्ववेद में पौधों का वर्णन किया गया है। बहुत सारे औषधि पौधों का हमारे वेदों में एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि जो पौधों का इंट्रोडक्शन है वो पुराने समय से ही इंडिया में या इंडियन कल्चर में हो गया है। लेकिन अगर हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करें तो उस टाइम पर दो ऐसे महर्षि आए जो कि बहुत फेमस इंडियन कल्चर में माने जाते हैं। एक साइंटिस्ट हैं चरक और दूसरे हैं सुश्रुत। इन दोनों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी। चरक साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसको चरक संहिता के नाम से जाना जाता है, और सुश्रुत साहब ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी जिसको सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सुश्रुत संहिता के बारे में यहाँ पर हमारे सिलेबस में रखा गया है इसको। उसमें सुश्रुत ने क्या कहा, उन्होंने पौधों के बारे में जो चीज़ें एनालिसिस की, जो डाटा एनालिसिस किया, उस डाटा को उस बुक में लिख दिया। लगभग सुश्रुत संहिता में कई सारे डिजीज़ के बारे में, प्लांट डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है। औषधि पौधों के बारे में उसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए ऐसे पदार्थों को देते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत रिलायबल होते हैं। विटामिन के अच्छे सोर्स होते हैं, प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स होते हैं, उनका उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो बॉटनी के पॉइंट व्यू से जो सुश्रुत साहब हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन रहा है। सुश्रुत साहब को इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी जाना जाता है, क्योंकि इनको जो है सर्जरी के फील्ड में, इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्जरी के फील्ड में बहुत सारी प्रोसेस को ट्राई किया और उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उसमें सक्सेसफुल रहे। और इसी कारण इंडिया के अलावा बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनको जाना जाता है और इनको सम्मान दिया जाता है। आपने देखा होगा कुछ आँखों से रिलेटेड जो सर्जरीज़ होती हैं उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्जरी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इन्होंने इंडियन कल्चर में जो इंट्रोडक्शन किया है बॉटनी का, वो बहुत ही खास माना जाता है। इसके अलावा इसी यूनिट में हमारा जो सेकंड टॉपिक है लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जो इंडिया में पैदा हुए और इंडिया में पैदा होने के बाद में उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है बॉटनी के फील्ड में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्टर वीरबल साहनी की, जो कि एक पैलियो बॉटनिस्ट रहे हैं और उन्होंने फॉसिल्स के बारे में बहुत डाटा एनालिसिस किया है। और उनको सम्मान देने के लिए लखनऊ में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है जिसको हम लोग डॉक्टर वीरबल साहनी रिसर्च
इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। वहाँ पर बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट और बहुत सारे फॉरेन साइंटिस्ट वहाँ पर आकर स्टडी करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं और वहाँ पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हैं जानकी अमाल जी, जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में, साइटोजेनेटिक्स के फील्ड में, फाइटोजियोग्राफी के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये भी इंडिया की ही रहने वाली थी। इसके अलावा डॉक्टर शिवराम कश्यप, जिनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इन्होंने ब्रायोफाइट्स के बारे में बहुत सारा डाटा एनालिसिस किया और बहुत सारे इंडियन कल्चर में या इंडिया में जो ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खोज किया और इसी कारण इनको इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रभावी साइंटिस्टों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जाती है, इंडिया में इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो पैडी क्रॉप होती है, धान की जो खेती होती है, उनकी कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर हम लोग बात करें स्वामीनाथन साहब ने, तो इन्होंने इंडिया की जो प्लांट्स हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है उसको पहचाना, उसको पहचानने के बाद में उसको इंडिया के नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हैं एस.के. जैन साहब, उन्होंने इथोनोबॉटनी के बारे में, जो कि पौधों के व्यवहारिक यूज़ होते हैं, उसके बारे में शोध किया और उस बॉटनी के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पंचानन महेश्वरी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी में अपना योगदान किया। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जहाँ पर उन्होंने उसके बारे में शोध किया, उसको पहचाना और उसकी एक एक्चुअल जो प्रोसेस होती है उसको पहचान कर अपनी बुक में अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक साइंटिस्ट हैं अनुराधा आचार्य जी, जिन्होंने जीनोमिक्स के बारे में डाटा एनालिसिस किया और उन्होंने उसके बारे में शोध किया। तो बहुत सारे ऐसे बॉटनिस्ट हैं जो कि इंडिया में रहकर उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में और अलग अलग फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और इन सभी जो कि साइंटिस्टों के बारे में हम लोगों ने अभी बात की है, इनके बारे में कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, कभी कभी वेरी शॉर्ट नोट में इन सारी क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर एक टॉपिक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोबियल टेक्निक्स। माइक्रोबियल टेक्निक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की। माइक्रोस्कोपी क्या होता है आपको पता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी आँखें होती हैं, हमारी जो नेक्ड आइज़ होती हैं, वो 0.7 माइक्रोन से छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाती हैं। यानी कि 0.7 माइक्रोन से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अलग अलग प्रकार की माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है लाइट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक्स ऑफ लाइट फेज माइक्रोस्कोपी, सैंपल प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड हमको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं कि कैसे उसका सैंपल तैयार किया जाता है, किस प्रकार से लाइट माइक्रोस्कोप वर्क करती है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारा जो डाटा है वो माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब। माइक्रोबायोलॉजी की लैब में कुछ नॉर्मल रूप से यूज किए जाने वाले जो यंत्र होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? ये एक मशीन होती है जिसका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त करने के लिए। कोई भी मान लीजिए मटेरियल है
उस मटेरियल को किसी पॉट में या बर्तन में रखा जाता है, और जब इसको ऑटोक्लेव में रखा जाता है तो वहाँ पर ऑटोक्लेव के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। उस प्रेशर में भाप का यूज़ किया जाता है, और उस भाप के द्वारा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समाप्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आगे की प्रोसेस को किया जा सकता है। आगे देखिए, एक नाम दिया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट है ओवन। ओवन क्या होता है? ओवन एक मशीन होती है, ये भी क्या होता है, एक स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में यूज़ की जाने वाली एक मशीन होती है, जिसका नॉर्मल रूप से हम लोग अपनी लैब कंडीशंस में यूज़ करते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका हम लोग अपनी जो लैब कंडीशंस होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ख़ास होता है। इसमें एक स्टेराइल बेंच होती है, एक हीपा फिल्टर लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें जो एक्सटर्नल एयर होती है उसको अधिक मात्रा में फ़िल्टर करने की कैपेसिटी होती है। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में यूवी लाइट का भी यूज़ किया जाता है, और एक ख़ास प्रकार का एक यंत्र होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज भी एक मशीन है, जिसका यूज क्या किया जाए, कहाँ पर किया जाता है, सेपरेशन में किया जाता है। जहाँ पर कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूज का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है कैलोरीमीटर। देखिए, एक होता है कैलोरीमीटर, और यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो जो कैलोरीमीटर होता है, उसमें क्या किया जाता है, मेज़रमेंट ऑफ कलर, यानी कि कलर का मेज़रमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, ये भी एक एपरेटस है, और इस एपरेटस की खास बात ये है कि जब कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल या एटम के ऊपर पड़ती है, तो उस एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद में वहाँ से कभी कभी क्या लाइट होती है, पास कर जाती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पदार्थ को आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई किए जाने के बाद में उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको भी यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पहचाना जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन क्या होता है, ये माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उन पर किया जाने वाला एक टेक्निक होता है, जिसमें उनके प्रोटोप्लाज्म का यूज़ करके कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस पेपर में पूरे इस पेपर में माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी है, जाहिर सी बात है माइक्रोब्स के ऊपर बात तो की ही जाएगी। आगे देखिए एक टॉपिक दिया गया है फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स। ये भी खास बात है, यहाँ पर फर्मेंटेशन और फर्मेंटर्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स क्या होते हैं। फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स, देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, आपने देखा होगा, दही को देखा है, सिरके को देखा है। ये कैसे प्रोडक्ट होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होते हैं, और इनमें क्या किया जाता है, कोई कार्बनिक पदार्थ होता है, उसमें ईस्ट की हेल्प से एनारोबिक कंडीशन में, एक विशेष प्रकार की कंडीशन में इस प्रोसेस को किया जाता है। उसके बाद में इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और इसी के द्वारा हमको दही और सिरका जैसे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। फर्मेंटर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर्स जो है सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ के लिए
एक विशेष प्रकार की कंडीशन की, इन्वायरमेंटल कंडीशन की या कुछ अन्य कंडीशंस की आवश्यकता होती है जिनको हम लोग फर्मेंटर्स कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर है, ये किसके अंतर्गत आता है? फर्मेंटर्स के अंतर्गत आता है। पीएच है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड के बारे में, यूनिट सेकंड में देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर के बारे में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इससे पहले आपने 12th किया हुआ है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सारे स्टेजेस में आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों में सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनको पढ़ना है। और सबसे जो खास बात है जो एग्ज़ाम में एक्चुअल में पूछी जाती है वो होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। वो दोनों स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डायनेमिक तरीके से आपको पता होने चाहिए, आपको बनाना आना ही चाहिए, और एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो प्रोसेस है ये बहुत ख़ास प्रोसेस है। इसमें एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने बैक्टीरिया को लेकर एक कॉन्सेप्ट दिया और एक पूरी प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन किया है। उन्होंने इस पूरी प्रोसेस में बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट में और आयोडीन के सॉल्यूशन में क्या किया, उसके घोल में बैक्टीरिया को स्टेन किया, और उसके बाद में उन्होंने एक लंबी प्रोसेस के बाद में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को प्राप्त किया। ये एक लंबी प्रोसेस है और शॉर्ट नोट में इसको पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और एक्चुअल में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को भी पढ़ेंगे, यहाँ पर बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को भी पढ़ेंगे। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस क्या होते हैं? आपको पता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रति आकर्षित होते हैं, जिनके तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड हो गए या शुगर्स हो गई, इनके लिए क्या होता है, बैक्टीरिया जो है इनके जब जहाँ पर भी ये रखे होते हैं उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके द्वारा बैक्टीरिया जो है रिपल करते हैं, दूर भागते हैं। जैसे कुछ ऐसे रेपेलेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी महक को या स्मेल को सूंघ कर या किसी भी माध्यम के द्वारा वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पर कोई बैक्टीरिया किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि किसी भी बाहरी सोर्स के द्वारा या तो दूर जाता है या फिर उसके पास चला जाता है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है क्यूरम सेंसिंग। क्यूरम सेंसिंग क्या होता है? बहुत ही खास टॉपिक है, इसको एडवांस तरीके से यहाँ पर रखा गया है क्यूरम सेंसिंग को। क्यूरम सेंसिंग जो है एक बैक्टीरियल कम्युनिकेशन होता है। बैक्टीरियल कम्युनिकेशन होता है, बैक्टीरिया की एक ख़ास तरीके की कम्युनिकेशन होती है और इसमें बैक्टीरिया की संख्या को, उनकी एक्टिविटी को पहचाना जाता है। बहुत ही खास प्रोसेस है जो कि बैक्टीरियल कम्युनिकेशन फिनोमिना कहलाता है। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे, लिखा हुआ है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, देखिए बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को जब हम लोग समझते हैं उससे पहले हम लोग
बैक्टीरियल ग्रोथ को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ का एनालिसिस किया जाता है, वहाँ पर उसके वॉल्यूम के बारे में एनालिसिस किया जाता है, उसका द्रव्यमान चेक किया जाता है, उसकी संख्या को चेक किया जाता है, उसमें सेल्स की संख्या को चेक किया जाता है। ये क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ में चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसको एनालिसिस करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करते हैं, और इनोकुलेट करने के बाद में उसको लगभग 24 घंटे तक उसको रख देते हैं, और उस पर एक फिक्स टाइमिंग में 1 घंटे की या 40 मिनट की या 50 मिनट की टाइमिंग के अंदर उसको बार बार चेक करते हैं। वहाँ से कुछ मटेरियल को प्राप्त करते हैं और उस पर देखते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, और उसकी काउंटिंग करते हैं कितनी ग्रोथ हुई है। तो इसके द्वारा हमको एक्चुअल में पता चलता है कि इस टाइमिंग के अंदर, यानी कि 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे, एक फिक्स टाइमिंग के अंदर कितना बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ जो कर्व होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे पॉइंट दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन माइक्रोबियल ग्रोथ। जाहिर सी बात है कि जब माइक्रोबियल ग्रोथ होती है और यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ की बात की जा रही है, तो इसको कुछ फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार की ग्रोथ भी होती हैं, वहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करती हैं, जो कि बहुत ख़ास मानी जाती हैं। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं देखिए यहाँ पर इसी यूनिट के अंतर्गत एक टॉपिक रखा गया है, बैच कल्चर, फीड कल्चर या फीड बैच कल्चर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस कल्चर। ये 3 प्रकार के कल्चर हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं और बहुत ख़ास प्रकार के कल्चर हैं। देखिए बैच कल्चर में क्या होता है, कोई कल्चर मीडियम होता है, उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिशन देना होता है वो एक बार में न्यूट्रिशन दिया जाता है और एक ही बार में उसका प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। फीड बैच कल्चर में क्या होता है, कोई एक फिक्स अमाउंट होता है न्यूट्रिशन का, मान लीजिए 100 ग्राम देना है, 100 ग्राम हमको न्यूट्रिशन देना है किसी भी कल्चर मीडियम में, तो हम लोग इस मात्रा को छोटे छोटे पार्ट्स में देंगे। मान लीजिए 25 ग्राम एक बार में दे दिया, दूसरी बार में 25 ग्राम दे दिया। इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे अमाउंट में न्यूट्रिशन को देंगे किसी भी कल्चर को। तो छोटे छोटे अमाउंट में यहाँ पर न्यूट्रिशन दिया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर भी एक ही बार प्राप्त होता है, प्रोडक्ट यहाँ पर भी एक ही बार प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो कई बार दिया जाता है और प्रोडक्ट भी कई बार प्राप्त होता है। और इसी कारण जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है वो बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशन भी अधिक बार दिया जा रहा है और प्रोडक्ट भी कई बार प्राप्त हो रहा है। और इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर कॉन्टिन्यूअस कल्चर का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे हम लोग अधिक मात्रा में प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। फीड बैच कल्चर और बैच कल्चर का उपयोग नॉर्मली रूप से कम किया जाता है। आगे देखिए क्या बताया गया है, आगे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। देखिए ये बहुत ही विशेष प्रकार की कंडीशन होती है। इसमें मान लीजिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें कोई विशेष प्रकार की पॉपुलेशन होती है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसकी जो सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और उसकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो डेवलपमेंट की सिमिलर स्टेज में होती हैं। यानी कि कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में
जो भी सेल्स हैं और सेल्स का जो डेवलपमेंट फेज है, डेवलपमेंट की फेज में जो भी जितनी भी सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट की सिमिलर फेज होगी। और ख़ास बात यहाँ पर क्या है कि इन सेल्स में जब डिवीजन होगा तो एक साथ डिवीजन होता है, तो इसी को कह देते हैं सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, आगे हम लोग देखिए बात करेंगे स्पोरुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से क्या बात की जा रही है, मुख्य रूप से एक ही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया में आप लोग जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन रूप से होता है। स्पोरुलेशन की बात हम लोग करेंगे, अगर हम लोग करते हैं स्पोरुलेशन की बात, तो स्पोरुलेशन में क्या होता है, एंडोस्पोर का निर्माण होता है और ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा जो है बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया में क्या होता है, एक बैक्टीरिया के जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक बहुत ही खास प्रोसेस माना जाता है बैक्टीरिया के अंतर्गत, क्योंकि इसमें एक प्रकार के जो जीन्स होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत ही खास प्रोसेस मानी जाती है बैक्टीरिया के अंतर्गत। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे, लिखा हुआ है वायरस। वायरस के बारे में हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है जर्नल कैरेक्टर्स, वायरल कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वायरस का जो बॉडी होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है और उसके चारों एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। वायरस के बारे में अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके हम लोग सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे, वायरल कल्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस होता है वो एक पैरासाइट होता है और कंप्लीट पैरासाइट होता है, और उसका जब कल्चर किया जाता है तो किसी लिविंग माध्यम में, यानी कि लिविंग जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसकी प्रेजेंस में इसका कल्चर किया जाता है। और वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका जो संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। और एक नाम यहाँ पर जो दिया गया है बैक्टीरियोफेज। आपको पता है बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस में आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर कभी कभी पूछा जाता है जो बहुत खास होता है, जिसका हेड होता है, टेल्स होती हैं, हेक्सागोनल हेड होता है, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, इन्फेक्शन करने में जो हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत पढ़ने को मिल जाएंगी। आगे देखिए लिखा हुआ है T4 एंड लैम्डा फेज। ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ये भी हमको पढ़ना है इसी यूनिट के अंतर्गत। लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, लिटिक साइकिल के अंतर्गत क्या होता है कि सफिशिएंट न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीज एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है, तब उसको हम लोग कह देते हैं लिटिक स्टेज या लिटिक लाइफ साइकिल। और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सफिशिएंट न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोटीज एंजाइम होता है वो एक्टिव नहीं होता है, उसको हम लोग कह देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, जिसको हम लोग डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वायरोइड्स। वायरोइड्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। वायरोइड्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका जो शेप है वो लगभग रॉड शेप्ड होता है, और ये एक खास प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं वायरोइड्स। इनमें कैप्सिड नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, और ये एक पैथोजन के रूप में वर्क करते हैं। एक रोग फैलाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, वैसे तो वायरस भी रोग फैलाता है, लेकिन ये भी एक प्रकार के पैथोजन होते हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें इनकी खोज के बारे में, तो इनकी खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं T.O. डाइनर, उन्होंने इसकी खोज की थी, और इनको
खास माना जाता है। इनके बारे में कभी कभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियोन्स। प्रियोन्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, खास हैं। इनको क्रेजी प्रोटीन्स भी कहा जाता है और इनके द्वारा मनुष्यों में और जंतुओं में डिजीज़ होती है, बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करते हैं प्रियोन्स जो है पौधों में और जंतुओं में। क्रेजी प्रोटीन्स इनको क्यों कहा जाता है, उसके बारे में जब हम इसका शॉर्ट नोट पढ़ेंगे तब हम लोग इस शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इसको इम्पोर्टेंट माना जाता था और जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। देखिए लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा लगभग सिमिलर होते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। देखिए माइकोप्लाज्मा जो होता है वो खास होता है, अपने नेचर में खास होता है। क्यों खास होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एक पास्चर नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक पशुओं में एक रोग कारक का पता किया या रोग फैलाने वाले कारक का पता किया, जिसको हम लोग प्लूरोनिमोनिया के बारे में के नाम से जानते हैं। वो जब पास्चर साहब इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक प्लूरोनिमोनिया लाइक स्ट्रक्चर है, पीपीएलओ जिसको हम लोग कह देते हैं। एक्चुअल में वो माइकोप्लाज्मा है जो कि पशुओं में प्लूरोनिमोनिया नाम का डिजीज़ कॉज करता है। और ख़ास बात यहाँ पर क्या है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, नमी वाली प्लेसेस पर नॉर्मली रूप से पाया जाता है और फाइटोप्लाज्मा भी लगभग इसके सिमिलर होता है। फाइटोप्लाज्मा के बारे में क्या कहा जाता है कि जो माइकोप्लाज्मा, ये जो है माइकोप्लाज्मा के समान ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि फाइटोप्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ पौधों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा पौधों और एनिमल्स को दोनों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है प्लाज्मिड एंड देयर इकोनॉमिक यूजेस। प्लाज्मिड देखिए क्या होता है, आपको पता है। प्लाज्मिड के बारे में हम लोग जानते हैं, इनको जो है बैक्टीरियल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है और प्लाज्मिड का यूज़ जो है कैरियर के रूप में किया जाता है, वाहक के रूप में किया जाता है। बीसी थर्ड ईयर में हम लोग पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टेक्नोलॉजी पढ़ते थे जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसमें प्लाज्मिड को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। बहुत ही खास प्रकार का वाहक होता है और इस पूरी टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इन सभी के हम लोग इकोनॉमिक यूजेस के बारे में भी बात करेंगे और ख़ासकर यहाँ पर हम लोग प्लाज्मिड के इकोनॉमिक यूजेस के बारे में बात करेंगे। आगे देखिए क्या बताया गया है थर्ड यूनिट के बारे में, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी आपको पता है एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग एल्गी का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक साइंटिस्ट हैं फ्रिस्ट, जिनको फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर उनको पहचाना जाता है। और एक साइंटिस्ट हैं एम.ओ.पी. आयंगर साहब, जो कि इंडिया के हैं और उनको फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। एक्चुअल में जो एम.ओ.पी. आयंगर साहब हैं ये स्टूडेंट हैं फ्रिस्ट साहब के, क्योंकि फ्रिस्ट जो हैं उनके अंतर्गत या उनके डायरेक्शन में इन्होंने बहुत सारा डाटा एनालिसिस किया है। ये फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर इन्होंने बहुत सारा डाटा एनालिसिस किया, फिर इंडिया में आकर इन्होंने अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में जाकर एल्गीज के बारे में अध्ययन किया। देखिए इस पूरी प्रोसेस में हम लोगों को पढ़ना क्या है, फाइकोलॉजी में पढ़ना क्या है। हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, यानी कि जो एल्गी के या शैवाल के की जो थैलस की रेंजेस होती हैं उनके बारे में पढ़ना है।
लिखा हुआ है एल्गल पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये तीनों टॉपिक्स हमारे जो हैं वो एक्चुअल में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन इन तीनों को एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि फ्रिश्च के द्वारा दिया गया था, और फ्रिश्च का क्लासिफिकेशन उसको कहा जाता है। उसके अंतर्गत ये तीनों टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो फ्रिश्च का क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है फाइकोलॉजी के केस में। और उनके क्लासिफिकेशन में 11 क्लासेस हैं। उन क्लासेस के अंतर्गत प्रत्येक क्लास का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, एल्गल पिगमेंट के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, रिप्रोडक्शन का किस प्रकार का टाइप है किस पर्टिकुलर क्लास में, उसका भी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर किया जाता है। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन को तैयार कर लेते हैं तो हमारे ये तीनों टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ। ठीक है, तो ऑफ का मतलब हो गया है कि ये जितनी भी आप यहाँ पर मेंबर्स देख रहे हैं जो कि एक प्रकार के एल्गी हैं, इनका हमको वर्गीकरण पढ़ना है और इनका हमको जीवन चक्र पढ़ना है। जैसे कि नॉस्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, नॉस्टॉक क्या होता है, सियानोफाइसी का एक मेंबर होता है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लोरिल्ला को पढ़ेंगे। क्लोरिल्ला क्या होता है, एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में क्लोरिल्ला का जो है उपयोग भोजन के रूप में, फूड के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि फैट है, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर क्लोरिल्ला का उपयोग किया जाता है। और एक ख़ास बात यहाँ पर क्लोरिल्ला के बारे में है कि ये कोलेस्ट्रॉल जिन व्यक्ति के अंदर या जिस ह्यूमन के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए क्लोरिल्ला का यूज किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है, ये भी एक एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। और वॉल्वॉक्स जो होता है, वॉल्वॉक्स में सिनोबियम थैलस पाया जाता है, यानी कि एक मोटाइल थैलस पाया जाता है, मूवमेंट करने वाला थैलस पाया जाता है। और आपको पता है वॉल्वॉक्स कैसा है, एक फ्रेश वाटर एल्गी है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऊडोगोनियम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ऊडोगोनियम क्या है, एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है। मैक्रेंड्रस नरेंड्रस स्पीसीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही खास प्रकार की स्पीसीज होती हैं। आगे हम लोग देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कारा, इसको कभी कभी चारा भी लोग पढ़ते हैं। कारा, कारा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट था। ये भी एक क्या है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, और इसको हम लोग स्टोन वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल होती है उसके ऊपर चूने का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इसकी सेल वॉल थोड़ी सी थिक हो जाती है, कड़क हो जाती है, जिस कारण इसको हम लोग स्टोन बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। कारा क्यों खास है, कारा इसलिए खास है क्योंकि कारा के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो या कारा कैसा होता है, मल्टी सेलुलर एल्गी होता है। ठीक है, इसके सेल ऑर्गन्स जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। अब वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फाइकोलॉजी होती है उसमें जितने भी एल्गीज होते हैं उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ओगोनियम होता है। लेकिन कारा के केस में क्या होता है, कारा के केस में इनका नाम भी अलग हो जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग न्यूक्यूल के नाम से जानते हैं, जो कि कारा के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कभी कभी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कारा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे, लिखा हुआ है सारगासम। सारगासम क्या है,
सारगासम भी एक एल्गी है, फियोफाइसी का मेंबर है जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। एक्टोकार्पस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्टोकार्पस भी फियोफाइसी का मेंबर है। अब पॉलीसाइफोनिया के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीसाइफोनिया एक रोडोफाइसी का मेंबर है। और जितने भी आपके समुद्र तटीय एरियाज़ होते हैं, समुद्र के जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर पॉलीसाइफोनिया आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग इसी यूनिट के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का आर्थिक महत्व। देखिए एल्गी है तो एल्गी का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। एल्गी का यूज़ भोजन के रूप में किया जाता है, एल्गी का उपयोग जो है एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एल्गी का यूज़ हम लोग जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो भी एल्गी का यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, और ख़ास रूप से इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो एल्गी हमारे लिए भोजन का बहुत बड़ा सोर्स है, इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और होलिस्टिक रूप से देखा जाए तो एल्गी हमारे लिए बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और उसी तरीके से जो एल्गीज़ है उसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में एल्गीज़ का कल्टीवेशन होता है, उसकी खेती की जाती है, और उसका भोजन में उसका यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखिए बात कर लेते हैं, यूनिट 4 की बात करेंगे, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंजाई। जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग फंजाई का अध्ययन करते हैं उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी के बारे में भी दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक साइंटिस्ट हैं मिचेली, जिनको फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर इनको जाना जाता है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हैं E.J. बटलर साहब, जो कि इंडिया के हैं, और इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग फंजाई के बारे में उसके जर्नल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उनके लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन अप टू क्लास। ठीक है, देखिए फंजाई के बारे में बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग ड्यूरेशन में दिए गए हैं, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इनके बारे में, फंजाई के बारे में एक साइंटिस्ट हैं ओस्ट वाल्टिप्पो, या ओसवाल्टिप्पो कहा जाता है उनको, उन्होंने भी इसके बारे में एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसके अलावा मार्टिन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझाया, और बहुत ही जेन्युइन क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है मार्टिन का। और मार्टिन के ही क्लासिफिकेशन सिस्टम को एलेक्सोपोलस साहब ने सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा मार्टिन साहब का। पुराने अगर हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मार्टिन के ही क्लासिफिकेशन को दी जाती है। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो एक साइंटिस्ट हुए हैं एंसवर्थ ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसको फंजाई का मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, और वो भी बहुत खास हो गया है। उसको एक्चुअल में पूछा जाता है हमारे प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन है फंगस का, उसको अप टू क्लास यानी कि एक एक क्लास के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मिक्सोमाइकोटिना की बात करेंगे। मिक्सोमाइकोटिना क्या होते हैं? इनको स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है, और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है जाइगोमाइकोटिना, इसके अंतर्गत हमको राइजोपस को पढ़ना है। जाइगोमाइकोटिना की जो फंगल बॉडी होती है वो माइसीलियल होती है। राइजोपस क्या होता है? इस एक प्रकार का फंगस है जिसकी अधिकांश स्पीशीज कैसी होती हैं? सैप्रोफिटिक होती हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके लाइफ साइकिल के बारे में, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एस्कोमाइकोटिना को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अंतर्गत हमको सैक्रोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ना है, पेनिसिलियम के बारे में पढ़ना है, और पिजाइजा के बारे में पढ़ना है। एस्कोमाइसिटीज़
के मेंबर्स को सैक फंजाई भी कहा जाता है। और इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और मुख्य रूप से ये जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें इनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट थैलस होता है। देखिए सैक्रोमाइसिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, सैक्रोमाइसिटीज़ क्या होता है, इसका नेचर सैप्रोफिटिक नेचर होता है इसका। और मुख्य रूप से जो सैक्रोमाइसिटीज़ होता है ऐसे प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होता है या ग्रोथ करता है, मुख्य रूप से कह सकते हैं अपनी ग्रोथ करता है ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जहाँ पर हाई शुगर कंसंट्रेशन होती है, या शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम लोग पेनिसिलियम की बात करें तो इसका नेचर भी सैप्रोफिटिक होता है, और ये नॉर्मली रूप से सड़े गले पदार्थों के ऊपर, कार्बनिक पदार्थों के ऊपर ग्रोथ करता है। इसकी कई स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में इनको देखा गया है। पिजाइजा की बात करेंगे तो इनको जो है कप फंजाई भी कहा जाता है, कप फंजाई कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कप के समान दिखाई देती है, और ये भी अपने नेचर में सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करेंगे बैसिडियोमाइसिटीज़ की, तो बैसिडियोमाइसिटीज़ या बैसिडियोमाइकोटिना कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए। इसमें हम लोगों को अस्टिलागो को पढ़ना है, पक्सिनिया को पढ़ना है, और अगेरिकस को पढ़ना है। देखिए बैसिडियोमाइसिटीज़ या बैसिडियोमाइकोटिना जो क्लास है बहुत ब्रॉड है। इसमें लगभग 500 से अधिक जीनस को इंक्लूड किया गया है, 500 से अधिक जीनस को जीनस को इंक्लूड किया गया है, और 1500 से अधिक स्पीसीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है बैसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत। इसके मेंबर्स भी लगभग सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि सर्वव्यापी होते हैं। अधिकांशतः भारत के अधिकांश एरियाज में या सभी जगह पाए जाते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अस्टिलागो की, पक्सिनिया की, अगेरिकस की, तो इनके बारे में भी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि हमारी समझ को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिलेबस को ब्रॉडली तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के टाइम में या एग्ज़ाम की प्रोसेस के टाइम पर आपको एक ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए पूरे के पूरे सिलेबस को लेकर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अस्टिलागो और पक्सिनिया और अगेरिकस के बारे में। देखिए अस्टिलागो क्या हुआ है, अस्टिलागो ऑर्डर अस्टिजिनेल्स का एक सबसे बड़ा जीनस है। इसकी लगभग 3500 से अधिक स्पीसीज जो है जो ग्रेन्स प्रदान करने वाले पौधे होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया है, मक्का है, बाजरा है, उसके ऊपर अपना इन्फेक्शन फैलाती हैं। और इसकी बहुत ब्रॉड तरीके से स्पीसीज, बहुत अधिक मात्रा में स्पीसीज पाई जाती हैं, क्योंकि 3500 से भी अधिक बहुत मात्रा हो जाती है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। पक्सिनिया के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो है ऑर्डर यूरिडिनेल्स का मेंबर है और फैमिली पक्सिनिएसी के अंतर्गत आता है। और इसका एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो गेहूं के ऊपर होता है। इसकी एक वैरायटी है पक्सिनिया ग्रैमिनिस स्ट्रेटिसाई, जो कि गेहूं के ऊपर ब्लैक रस्ट नाम का रोग उत्पन्न करती है। और इसके कारण सेंट्रल इंडिया में जो अधिक गेहूं के प्रोडक्टिव एरियाज़ होते हैं, प्रोडक्शन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर इसका इन्फेक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और गेहूं को अधिकांशतः गेहूं जो है इस रोग से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनका नुकसान होता है। उसकी ग्रेन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रह जाती है, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो एडिबल मटेरियल होता है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो बहुत अलग तरीके से ये इम्पैक्ट करता है वीट वैरायटीज़ को। आपको पता है पक्सिनिया कैसा है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और अगेरिकस की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेरिकस क्या होता है, एक फ्लेसी सैप्रोफाइट होता है।
मुख्य रूप से ये कार्बनिक पदार्थों के ऊपर या सैडी जो प्लेसेस होते हैं मॉइस्ट कंडीशन में ये ग्रो करते हैं। और इनकी भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, लगभग इनकी 300 से अधिक स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज अगेरिकस की खाने योग्य भी होती हैं, ईडिबल भी होती हैं, और इसके अलावा कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक नेचर भी रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि उनको खाने पर डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी इन सारी चीज़ों का यूज किया जा सकता है। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे क्लास ड्यूटेरोमाइकोटिना या ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इसको कह सकते हैं, जिसमें हम लोग फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है या ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है क्लास, वो बहुत ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, लैंगिक जनन इसमें एब्सेंट होता है, और इसी कारण इसको जो है एक दूसरा नाम दे दिया जाता है इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई भी इसको कहा जाता है। इनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो एसेक्सुअल स्टेज में कंप्लीट होता है, और ड्यूटेरोमाइकोटिना की लगभग 600 जनरा और 1600 से भी अधिक स्पीसीज ज्ञात की गई हैं, एनालिसिस किया गया है। अगर यहाँ पर हम लोग फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया की बात करें तो फ्यूजेरियम क्या है? नॉर्मली रूप से फ्यूजेरियम जो हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंडीशंस में पाया जाता है, उगता है, ग्रोथ करता है। ये सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक नेचर का भी होता है, और ये जो है मुख्य रूप से पौधों में विल्ट डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, आप विल्ट डिजीज़ के बारे में पैथोलॉजी के पोर्शन में पढ़ेंगे डिटेल में। अल्टरनेरिया की बात करते हैं हम लोग, तो ये भी एक इम्परफेक्ट फंजाई है, सैप्रोफिटिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी एक विशेष प्रकार की डिजीज़ को कॉज करता है जिसको हम लोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं, जो कि एक इसकी स्पीसीज है अल्टरनेरिया सोलेनी। इसके द्वारा क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज होती है। बहुत कॉमन है इंडिया में, आलू के ऊपर होने वाला ये रोग होता है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे हेटेरोथैलिज्म के बारे में। हेटेरोथैलिज्म क्या होता है? बहुत ही खास टॉपिक है, इसको यहाँ पर माइकोलॉजी के अंतर्गत मेंशन किया गया है। हेटेरोथैलिज्म में क्या होता है? दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रैंड होते हैं, और दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रैंड के जो माइसीलिया होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं हेटेरोथैलिज्म। मान लीजिए एक माइसीलिया है, वो ये है, दूसरा ये है, ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रोसेस के द्वारा, तो उसको हम लोग कह देंगे हेटेरोथैलिज्म। और इस प्रोसेस को एक साइंटिस्ट हैं A.F. ब्लेक्सली, उन्होंने इसको समझा था और एक्सप्लेन किया था। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। बहुत खास टॉपिक है, बहुत ही एडवांस टॉपिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए आपने देखा होगा क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जिसकी जो स्पीसीज होती हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं वो पैरासेक्सुअल स्पीसीज कहलाती हैं। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, कैरियोगेमी होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती हैं। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में या ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर्स में, तो यहाँ पर जो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी सोमेटिक सेल्स में क्या होता है कि मियोसिस भी होता है, प्लाज्मोगेमी भी होता है और कैरियोगेमी भी होता है, लेकिन एक विशेष
कंडीशन में और एक विशेष पॉइंट पर भी इनमें बदलाव देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कह देते हैं पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। यानी कि इसमें प्लाज्मोगेमी भी देखने को मिलेगा, कैरियोगेमी भी देखने को मिलेगा और मियोसिस भी देखने को मिल जाता है, और इस कारण इसको हम लोग कह देते हैं पैरासेक्सुअल इन या पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। इसके अलावा हम लोग इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे हेट्रोकैरियोसिस। हेट्रोकैरियोसिस क्या है? आपने देखा होगा कि जो फंजाई होता है या जो फंगस होता है उसमें सिनोसिटिक हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है और बाईन्यूक्लिएट भी हो सकता है। यानी कि उसमें जो है कई न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं, एक न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है और दो न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं। लेकिन हेट्रोकैरियोसिस के केस में क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है और इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों न्यूक्लियस का जो जेनेटिक टाइप है या जेनेटिक बेसिस है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यानी कि ये न्यूक्लियस जेनेटिकली इस वाले न्यूक्लियस से डिफरेंट है और ये वाला न्यूक्लियस इस वाले न्यूक्लियस से जेनेटिकली डिफरेंट है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग कह देते हैं हेट्रोकैरियोसिस। आगे देखिए एक टॉपिक दिया गया है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन क्या होता है ये भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए हम लोग फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई विशेष प्रकार का पैथोजन किसी विशेष प्रकार की प्लांट स्पीशीज को ही इन्फेक्ट कर पाता है, उसको हम लोग कह देते हैं फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम लोग अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो एक स्पेशल कंडीशन में किसी स्पेशल प्लांट स्पीशीज को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, जो कि गेहूं के ऊपर अपना इन्फेक्शन फैलाता है और उसको इन्फेक्ट करता है। वहीं पक्सीनिया ग्रैमिनिस अवेरी नाम का जो वैरायटी होता है वो ओएट को या जई को इन्फेक्ट करता है। देखिए जीनस और स्पीशीज सिमिलर हैं लेकिन वैरायटी डिफरेंट है। एक में वैरायटी है ट्रिटिसाई, एक में वैरायटी है ट्रिटिसाई और एक में वैरायटी है एवेरी। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, इसको पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रैमिनिस एवेरी, और अलग अलग ये जो है अलग अलग क्रॉप्स को ये इन्फेक्ट कर रही हैं। यानी कि इनमें क्या पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए 5वीं यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे। देखिए मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी मशरूम कल्टीवेशन कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पर मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम की खेती करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मशरूम होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं मशरूम्स की जो एडिबल होती हैं और प्रोटीन का और विटामिन्स का और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं। अगर हम लोग मशरूम के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, आपको पता है। मशरूम का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है भोजन के रूप में, फूड के रूप में। अगर हम लोग इंडिया की बात करें और बहुत सारी अन्य फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि जापान है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इटली है, तो यहाँ पर क्या होता है, मशरूम कल्टीवेशन कराया जाता है और यहाँ पर जो है इन सारी कंट्रीज़ में मशरूम को भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस कारण मशरूम कल्टीवेशन कराया जाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर
सॉरी, हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है और सुबह का अलार्म बज रहा है हमारा 4:30 बजे का। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग मशरूम कल्टीवेशन की। मशरूम कल्टीवेशन की बात हम लोग जहाँ पर करते हैं तो देखिए, मशरूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि बहुत सारे एरियाज़ में, देखिए हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, बहुत सारे एरियाज़ में इसको कल्टीवेट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये भोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे जर्नल अकाउंट ऑफ लाइकेन। लाइकेंस के बारे में हमको पढ़ना है। लाइकेंस क्या होते हैं? एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत खास होते हैं। क्यों खास होते हैं? क्योंकि ये इनमें जो है एल्गल कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, फंगल कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, और इनमें जो है सिम्बायोटिक टाइप का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। यानी कि इसमें जो एल्गल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फंगल कंपोनेंट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, वाटर को अवशोषित करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमको लाइकेन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं और सिम्बायोटिक टाइप का रिलेशनशिप होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइकोराइजा के बारे में बात करेंगे। माइकोराइजा की बात करेंगे, और माइकोराइजा के दो टाइप होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, इन दोनों की बात करेंगे। देखिए माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा जो होता है वो एक प्रकार का फंगस होता है, और ये हायर प्लांट्स के साथ क्या करता है? एसोसिएशन करता है, उनकी जड़ों में जाकर रहता है, और ये पौधों हायर प्लांट्स को भी फ़ायदा पहुंचाता है और अपना जो है वहाँ से पोषण प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ये नमी को, मॉइस्चर को, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो जड़ों में, उनको जड़ों तक पहुंचाता है माइकोराइजा, और जड़ों के द्वारा या उसकी प्लांट बॉडी के द्वारा अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अगर हम लोग माइकोराइजा की बात करते हैं तो इनका नेचर जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है, परपोसी नेचर के होते हैं ये। जाहिर सी बात है, परपोसी यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को शो करते हैं। इन टाइप्स को जो यहाँ पर दिए गए हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब क्या होता है कि ऐसा माइकोराइजा जो कि प्लांट की सरफेस पर रहकर वहाँ से न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है और प्लांट को भी फ़ायदा पहुंचाता है, उसको हम लोग कह देते हैं एक्टोमाइकोराइजा। और एंडो का मतलब हो गया है कि ऐसा माइकोराइजा जो प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम में रहता है और वहाँ पर एसोसिएशन करता है, उसको हम लोग कह देते हैं एंडोमाइकोराइजा। आगे देखिए हम लोग अगली यूनिट की बात करेंगे, यूनिट 6 की बात करेंगे। लिखा हुआ है डिजीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपको पता है कि डिजीज़ क्या होता है? जब कोई प्लांट होता है, उसकी मार्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी में कोई एबनॉर्मल चेंज होता है, उस एबनॉर्मल चेंज का अगर कॉज देखा जाए तो या तो कोई बाहरी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है या कोई पैथोजन होता है। तो किसी बाहरी कंडीशन के कारण किसी प्लांट की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में अगर चेंज हो रहा है तो वो एक डिजीज़ का इंडिकेशन होता है, डिजीज़ को इंडिकेट करता है, उसी को हम लोग डिजीज़ कह देते हैं। और इस डिजीज़ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग डिजीज़ के कितने टाइप होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके अलावा हम लोग इटियोलॉजी नाम के टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इटियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी पैथोजन के रोग को फैलाने का कारण, उसकी ओरिजिन और किस स्टेज में वो इन्फेक्शन को फैलाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इटियोलॉजी के अंतर्गत, जिसको हम लोग यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत प्लांट या डिजीज़ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग डिजीज़ कॉन्सेप्ट के ही अंतर्गत एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या मतलब क्या होता है? जब कोई पैथोजन होता है वो किसी सेल के अंदर या उसमें इन्फेक्शन फैलाने के लिए जब तैयार होता है, तब कोई प्लांट जो है अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है और वो चेंजेस बहुत ही खास होते हैं।
जाहिर सी बात है खास क्यों होते हैं, क्योंकि वो पैथोजन कोई भी लिविंग बॉडी होती है, वो जब कोई पैथोजन अंदर जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो रिस्पॉन्स करती है। लेकिन इनोकुलेशन में क्या होता है, इनोकुलेशन में मुख्य रूप से क्या बात की जाती है कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जैसे कि हम लोग बात करें बैक्टीरिया है, या माइक्रोब्स की बात करें, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइकोप्लाज्मा है, या कोई पेस्ट है, जब इन्फेक्शन को फैलाता है और फैलाने पर वो अपने बॉडी के किस भाग के द्वारा उस ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करता है, इंटर करता है, उसको हम लोग कह देते हैं इनोकुलेशन। इसके अंतर्गत इसके टाइप भी हम लोगों को पढ़ने हैं, प्राइमरी इनोकुलेशन, सेकेंडरी इनोकुलेशन, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिजीज़ कॉन्सेप्ट के बाद में कोच पॉस्टुलेट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और एक्चुअल में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। बहुत बेहतर तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कोच एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग रॉबर्ट कोच के नाम से जानते हैं। इनको फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसको फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2-3 बातें यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कोच पॉस्टुलेट्स में। कौन सा पैथोजन किस प्रकार की डिजीज़ को कॉज करता है, उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग कोच पॉस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 4 तथ्यों के ऊपर या 4 प्रोसेस में ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होती है डिफेंस मैकेनिज्म? आपको पता है कि जब कोई पैथोजन किसी होस्ट सेल में इंटर करने के लिए तैयार होता है, देखिए जब वो कोई पैथोजन चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, जब वो उसमें इंटर करने के लिए तैयार होता है कोई पैथोजन, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, इसके अलावा बायोकेमिकल भी हो सकते हैं। ये सारे चेंजेस उस पैथोजन को इंटर करने से रोकते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म कह देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी प्लांट स्पीसीज जो होती हैं वो उनके अंदर रेजिस्टेंट पावर होती है, और इस पावर को सबसे पहले किसने समझा था? एक साइंटिस्ट हैं क्रुइक्सेंक। उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को समझा था, और उन्होंने बताया कि पौधों के अंदर रेजिस्टेंट पावर होती है, अपने आप को बचाने की क्षमता होती है, क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में ये क्षमताएं पाई जाती हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे यूनिट 7 की बात करेंगे। यूनिट 7 में सबसे पहले हम लोग डिजीज़ एंड कंट्रोल की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए कई सारी डिजीज़ दी गई हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो डिजीज़ है ये आलू पर होती है। इसका जो होस्ट होता है आलू होता है, और इसका जो पैथोजन होता है अल्टरनेरिया सोलेनी नाम का इसका पैथोजन होता है। और इसके इन्फेक्शन में होने पर क्या होता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, कुछ ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के कंसेंट्रिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, और कुछ नेक्रोटिक जोन भी दिखाई देता है इस प्रकार की डिजीज़ के केस में। इसके अलावा हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, पोटैटो पर होने वाला रोग होता है। होस्ट इसका पोटैटो ही होता है, और पैथोजन इसका होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस प्रकार के का जो इन्फेक्शन होता है आलू के ऊपर, तो इसके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आलू की सरफेस पर ही दिखाई देने लगते हैं। आगे हम लोग देखिए यहाँ पर बात करेंगे ब्राउन स्पॉट्स ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट्स ऑफ राइस एक प्रकार की डिजीज़ है जो कि पैडी क्रॉप या राइस के ऊपर होती है, और ये जो है
इसका होस्ट पेडिक्रॉप ही होती है, जिसको हम लोग ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। और इस केस में क्या होता है, जो धान का या पेडिक्रॉप का जो डंठल होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और इनकी सरफेस के ऊपर गोलाकार या फिर हमको अंडाकार क्या होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स या धब्बे दिखाई देते हैं इस प्रकार के केस में, इस प्रकार की डिजीज़ के केस में। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। देखिए इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब ब्लैक स्टेम ऑफ व्हीट क्या है, एक प्रकार का गेहूं के ऊपर होने वाला एक डिजीज़ है जो कि बारबरी के द्वारा होता है। बारबरी इसका होस्ट होता है और ये इसका पैथोजन कौन होता है, पक्सिनिया। पक्सिनिया क्या है, एक प्रकार का फंजाई है। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रिटसाई नाम का एक पैथोजन होता है जो वीट के ऊपर इस डिजीज़ को कॉज करता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो गेहूं की पत्तियां होती हैं और इसकी जो स्टेम होता है उसकी सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और वो एक्चुअल में जो धब्बे होते हैं वो यूरिडियल स्पोर होते हैं एक्चुअल में, अगर उनको एनालिसिस किया जाए। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड। स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड क्या है, इसका जो होस्ट होता है वो होता है क्रूसीफेरियल प्लांट्स जितने भी होते हैं वो इसके होस्ट हो सकते हैं। पैथोजन जो होता है, पैथोजन इसका होता है स्क्लेरोटिना स्क्लेरोटम, ये इसका पैथोजन होता है। और इस केस में क्या होता है, इसको हम लोग वाइट मोल्ड नाम से भी जानते हैं, वाइट मोल्ड डिजीज़ के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और मुख्य रूप से स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड जो रोग होता है वो जो सॉइल की सरफेस के ऊपर निकला हुआ पार्ट होता है पौधे का, वहाँ पर ये रोग दिखाई देता है, वहाँ पर इसका इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा रेड रॉट ऑफ शुगरकेन की अगर हम लोग बात करते हैं, गन्ने में ये रोग होता है, आपने देखा होगा कॉमनली रूप से सेंट्रल इंडिया में भी ये रोग होता है, यूपी के कई सारे एरियाज़ में इसको देखा जाता है। पत्तियों के ऊपर इन्फेक्शन के स्टार्ट होती है, रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, फिर बाद में गन्ने के मेन भाग में पहुंच जाते हैं। और मुख्य रूप से जो रेनी सीजन होता है, बरसात का जो समय होता है, वहाँ पर ये डिजीज़ आसानी से बरसात के समय में देखी जाती है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे विल्ट ऑफ अरहर। विल्ट ऑफ अरहर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था शुगर केन के बारे में। शुगर केन जो होता है उसका जो होस्ट होता है वो शुगर केन ही होता है, गन्ना ही होता है। और इसका जो पैथोजन होता है, क्योंकि इसके पैथोजन के बारे में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको रिपीट करना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। कोलेट्रोट्राइकम फल्केटम नाम का एक पैथोजन होता है जो शुगर केन के ऊपर इस डिजीज़ को कॉज करता है। आगे हम लोग देखिए विल्ट ऑफ अरहर को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग अरहर को हम लोग पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है अरहर होती है, अरहर की जो दाल होती है उसके ऊपर होने वाला एक इन्फेक्शन होता है, खास प्रकार का इन्फेक्शन होता है। और अरहर की जो फसल है वो पूरे इंडिया में कॉमन रूप से कल्टीवेट कराई जाती है, उगाई जाती है। आप किसी भी एरिया में जाएंगे, अधिकांश एरियाज़ में इसको कल्टीवेट कराया जाता है, उगाया जाता है। इसका जो होस्ट होता है अरहर ही होती है। पैथोजन इसका क्या होता है, फ्यूजेरियम होता है, फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरम और फ्यूजेरियम ऊडम। ये शायद दो स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि इस डिजीज़ को कॉज करती हैं। मैंने आपको बताया था फ्यूजेरियम क्या करता है, उसकी कई सारी स्पीसीज जो है अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर इन्फेक्शन को फैलाती हैं। ये हम लोग फंजाई के केस में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे टोबैको मोज़ेक डिजीज़। आप लोग पढ़ चुके हैं टीएमबी के बारे में, 12th से पढ़ के आ चुके हैं। इसका होस्ट टोबैको होता है और पैथोजन इसका टीएमबी वायरस होता है, जिसको हम लोग निकोटिना वायरस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियां पीली होने लगती हैं, पीले धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों की सरफेस के ऊपर, और बहुत ही डेंजरस टाइप का एक इन्फेक्शन होता है टोबैको प्लांट्स के ऊपर। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे
मोज़ेक डिजीज़ ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर के ऊपर यानी कि खीरे के ऊपर ये डिजीज़ होती है। और इसका जो होस्ट होता है वो कुकुम्बर ही होता है, खीरा होता है। पैथोजन होता है इसका कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, CMV, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस होता है इसका पैथोजन। और इसमें जो कुकुम्बर प्लांट होता है उसकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं, क्लोरोफिल उनमें समाप्त हो जाता है, और उनके जो फ्रूट और सीड्स होते हैं वो भी इसके द्वारा, इस डिजीज़ के द्वारा इफ़ेक्ट होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है एलोवेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ये भी एक डिजीज़ होती है जो कि भिंडी के ऊपर होती है, और इसका जो होस्ट होता है भिंडी ही होती है। और इसका जो पैथोजन होता है, एक वायरस है बीगोमो वायरस। ये एक ग्रुप होता है वायरसेस का जो कि वेजिटेबल्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर इन्फेक्शन को कॉज करता है। और मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इस प्रकार का जो पैथोजन है वो सब्जियों के ऊपर इन्फेक्शन को फैलाता है। इसके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो पत्तियों के ऊपर पहले दिखाई देते हैं, भिंडी की पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं, फिर बाद में फलों के ऊपर यानी कि भिंडी के ऊपर भी इसके कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अगर आप यूपी में अगर बात करें तो यूपी में भी भिंडी को कल्टीवेट कराया जाता है। अगर आप किसी भी एरिया में भिंडी को उगाया जाता है तो वहाँ पर जाकर आप इसको फील्ड एरिया में इसको एनालिसिस कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होता है? प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है। इसमें प्लांट डिजीज़ का मैनेजमेंट किया जाता है। कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? देखिए, इस मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसको एक ट्रेडिशनल वे में कराया जाता है। ट्रेडिशनल वे में कराया जाने का मतलब क्या है कि उसमें अधिक मात्रा में केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस फसल को रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस टाइम पर जिस प्रकार की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो वाटर की हों, चाहे अन्य जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको ट्रेडिशनल तरीके से दिया जाता है। यही प्रोसेस जो होती है वो प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाती है। इवन इसको दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी क्रॉप या किसी भी प्लांट को इको फ्रेंडली तरीके से कल्टीवेट कराया जाना चाहिए, जिसको हम लोग प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट कह सकते हैं। प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस मैनेजमेंट को कराने के लिए या कराने की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पौधों के ऊपर बहुत सारी डिजीज़ अधिक मात्रा में इन्फेक्शन फैलाती हैं और अधिक स्तर पर, लार्ज स्केल पर पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण लगभग कई फसलें तो ऐसी हैं जिनका जो है 40 से 50% तक नुकसान हो जाता है। तो प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट में इन्वायरमेंटल कंडीशंस का, क्रॉप सिलेक्शन का, इसके अलावा पीएच का, सोइंग पीरियड का, हार्वेस्टिंग पीरियड का, केमिकल्स का यूज़ कैसे किया जाना है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रॉप को किसी भी टाइम बो दिया जाएगा या उसकी हार्वेस्टिंग किसी टाइम कर ली जाएगी। एक निश्चित ड्यूरेशन होती है, एक निश्चित अमाउंट होता है किसी भी चीज़ की या किसी भी टेक्निक को किए जाने के लिए। आगे देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है प्लांट क्वारंटीन। प्लांट क्वारंटीन, देखिए क्वारंटीन वर्ड आपने बहुत सुना होगा कोविड के समय में। और प्लांट क्वारंटीन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, पौधों को विभिन्न प्रकार की डिजीज़ उनमें जो होती है उनको पहचानने के लिए, उनको दूर करने के लिए पौधों को क्वारंटीन किया जाता है और डिजीज़ फ्री बनाने के लिए मेन रूप से इस प्रोसेस को किया जाता है। आपने देखा होगा कि इस प्रोसेस को किए जाने के लिए बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए एक्टिव तरीके से वर्क करती है। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में स्थापित किया गया है, वो भी प्लांट क्वारंटीन के लिए एक्टिव फॉर्म में वर्क करता है। इसके अलावा बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि
कोलकाता में स्थापित किया गया है, वो भी प्लांट क्वारंटीन के लिए एक्टिव फॉर्म में वर्क करता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्लांट क्वारंटीन के लिए बहुत आवश्यक हो जाती हैं। आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी प्लांट वैरायटीज़ होती हैं जिनको फॉरेन कंट्री से दूसरे विदेशों से मंगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई प्लांट डिजीज़ बाहर से आएगी, उसमें कोई डिजीज़ हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो सबसे पहले उसको क्वारंटीन किया जाता है, पहचाना जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है। फिर उसके बाद में उसको फील्ड कंडीशन में जाकर उसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, हम लोग लास्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट 8 की बात करते हैं। लिखा हुआ है फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोडक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, ये सारी जो दोनों वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, ये आते हैं आपके फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। आपको पता है, धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है और उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं भोजन को लेकर, ईडिबल आइटम्स को लेकर, वो भी बढ़ रही हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एमिनो एसिड्स है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, अल्कोहलिक बिवरेजेज हैं जैसे कि बियर है, ब्रांडी है, ये सब पीते हैं ना, तो ये काहे के प्रोडक्ट्स हैं? ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हैं। ऑर्गेनिक एसिड है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। तो ये सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखिए, हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? ये जो है एल्गी और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी होते हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी के समान होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के समान होते हैं। कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं भाई? ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उसमें क्या होता है, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वयं भोजन बना लेते हैं। तो ये कैरेक्टर किसका है? एल्गी का है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है। ये किसका कैरेक्टर है? बैक्टीरिया का कैरेक्टर है। तो इनको ये बीच की कड़ी माना जाता है, एल्गी और बैक्टीरिया की कड़ी माना जाता है। इसलिए इसके लिए एक विशेष प्रकार का नाम यूज किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, यहाँ पर एजोला और माइकोराइजा के बारे में हम लोग बात करेंगे। एजोला और माइकोराइजा के बारे में बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये प्रकार के एक ब्लू ग्रीन एल्गीज़ हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आगे देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको हम लोग राइजोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबैक्टीरिया, इसको बनाने का मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम की जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और राइजोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा फूड आइटम्स जो बनाए जाते हैं वो उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है। भाई, फूड आइटम्स हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फूड आइटम्स की कमी हो जाती है। तो जो यहाँ पर राइजोबैक्टीरिया है ये यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? पौधों की उपज को बढ़ाने के लिए, पौधों का प्रोडक्शन, पौधों से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कराने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के एडिबल आइटम्स होते हैं। जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग राइजोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये एक बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है और ये किसी भी प्लांट
का जो रूट सिस्टम होता है, जड़ तंत्र होता है, वहाँ पर ये कॉलोनाइज हो जाता है और उनकी प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाता है प्लांट की, और वहाँ पर जो अन्य प्रकार के जो पैथोजेनिक पार्टिकल्स होते हैं उनको समाप्त कर देता है। ये इसकी खास बात होती है, जिससे कि कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड नहीं होता पहली बात तो, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ करता है, फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करवाने के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए बात करेंगे बायोपेस्टिसाइड्स की। बायोपेस्टिसाइड्स में हम लोग ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास की बात करेंगे। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? देखिए, एक होते हैं पेस्टिसाइड्स, एक होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस का अटैक होता है किसी भी प्लांट क्रॉप के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या क्रॉप के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग कुछ केमिकल मटेरियल्स का या केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं उसको समाप्त करने के लिए, और समाप्त हो भी जाते हैं वो। भाई आपने देखा होगा बहुत सारी केमिकल प्रोडक्ट हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को टॉक्सिक बनाते हैं। बहुत सारे विषैले पदार्थों का फॉर्मेशन होता है उनके द्वारा। लेकिन जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता है, किसी भी प्रकार के टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं क्रिएट होते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से पूरे इकोसिस्टम को स्वच्छ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, और इनका यूज़ किया जाना चाहिए जाए एक्चुअल में, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से स्वच्छ रखते हैं। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, और ये जो है पैरासाइट नेचर का होता है, पैरासिटिक नेचर का होता है। जब ट्राइकोडर्मा किसी भी प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो ये जो है, जाहिर सी बात है, ये पैथोजन है, एक प्रकार का फंगस है, और ये जब किसी प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो उस प्लांट के ऊपर मान लीजिए कोई पैरासाइट या कोई पैथोजन पहले से वहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, ये उस पैथोजन को अपने भोजन के रूप में यूज कर लेता है, और ये प्लांट को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ट्राइकोडर्मा फंजाई क्या हो गया है, एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड हो गया है। बायो का मतलब होता है लिविंग, ऐसा पेस्टिसाइड जो लिविंग स्टेज में प्लांट को या क्रॉप्स को हानि होने से या प्लांट या क्रॉप्स को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स कह देते हैं। वहीं अगर हम लोग स्यूडोमोनास की बात करें, स्यूडोमोनास क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास, ये जो है क्या करता है, ये इसका नेचर ऐसा होता है कि ये अपने नेचर में इसके कई सारे स्ट्रेन्स जो है एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के कारण क्या होता है, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को, निमेटोड्स को मारने में सफल हो जाता है। यानी कि इसके अंदर जो है कैपेसिटी पाई जाती है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को ख़त्म करने की। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बायोपेस्टिसाइड है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की बात करेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन की बात करेंगे, ये भी एक प्रकार की सोची समझी टेक्निक है, सोची समझी अवधारणा है, जो कि प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट के बेस पर इसको रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा कि जो सिंगल सेल प्रोटीन होती हैं वो प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इसको तैयार किया जाता है, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जो सिंगल सेल प्रोटीन होती है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कैपेसिटी पाई जाती है, प्रोटीन की हाई मात्रा यहाँ पर पाई जाती है सिंगल सेल प्रोटीन्स में, और इसको पॉपुलेशन की डिमांड के बेस पर इसकी रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है।
क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा बहुत सारे बैक्टीरियल माइक्रोब्स होते हैं, फंगल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें ईस्ट की बात करें, मशरूम की बात करें, ये क्या होते हैं, इनमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं और इनको जो है हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक एल्गी है स्पाइरुलिना, इसका बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट के बेस पर इनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बायो इंडिकेटर्स होते हैं, बायो पॉलीमर्स होते हैं, बायो सेंसर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के, या बायोफ्यूल की जब बात की जाती है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी यूनिट के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनका या तो शॉर्ट नोट में टॉपिक पूछा जाता है या फिर वेरी शॉर्ट नोट में। तो उनको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। एक आखिरी टॉपिक यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं। देखिए माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, बायोपॉलीमर्स, बायो इंडिकेटर्स, बायो सेंसर्स, बायो रेमिडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड बायोडिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल एंड कल्चर प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये जो टॉपिक्स अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिन टॉपिक्स की, वो सारे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपके दिख रहे हैं। देखिए माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर क्या है, आपने देखा होगा जो वाटर है वो एक प्रकार का एसेंशियल कंपोनेंट है सभी प्रकार के लिविंग कंपोनेंट्स के लिए, प्लांट हो, एनिमल हो, उनकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब बायोपॉलीमर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सेल के द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट होते हैं। नॉर्मली रूप से ये अपने नेचर में मोनोमेरिक होते हैं। अगर हम लोग इनको कैटेगराइज करें तो नेचुरल बायोपॉलीमर्स होते हैं, आर्टिफिशियल भी, सिंथेटिक भी होते हैं, इसके अलावा माइक्रोबियल भी होते हैं। तो 3 प्रकार के बायोपॉलीमर्स पाए जाते हैं, जिसमें नेचुरल कंडीशन में हम लोग देखें तो प्रोटीन है, कैलोजन है, सोयाबीन है, सेलुलोज है, काइटिन है। तो ये क्या है, एक प्रकार के नेचुरल पॉलीमर्स हैं, बायोपॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स भी होते हैं, जैसे कि PCl है, पॉलीकेप्रोलैक्टोन होता है, ये एक प्रकार का सिंथेटिक बायोपॉलीमर है। माइक्रोबियल बायोपॉलीमर होता है, जैसे कि हम लोग पॉलीएस्टर की बात करते हैं। इसके अलावा बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये देखिए बायो इंडिकेटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग इंडिकेटर्स या ऐसे लिविंग जीवित कंपोनेंट जो किसी प्रकार की कंडीशन के बारे में, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के बारे में या इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में हमको जानकारी देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइकेंस। आपने देखा होगा कि जो लाइकेंस होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं और कहाँ पर नहीं उगते हैं, ये आपने देखा है। जिस एरियाज़ में पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेंस नहीं उगते हैं, जिन एरियाज़ में पोल्यूशन का स्तर कम होता है वहाँ पर लाइकेंस नॉर्मली रूप से उग जाते हैं। तो ये क्या होता है, पोल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में वर्क करते हैं। तो ये क्या होते हैं, बायो इंडिकेटर्स कहलाते हैं, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग स्टेज में रहकर किसी भी चीज़ को या किसी भी कंडीशन को इंडिकेट करता है। वहीं अगर हम लोग बायो सेंसर्स की बात करते हैं, तो बायो सेंसर्स क्या होते हैं, बायो सेंसर्स जो है एक प्रकार के सेंस करने का एक नेचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
चाहे वो सेल्स हों, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हों, चाहे वो टिश्यूज़ हों, चाहे वो सेल वॉल हो, इनके अंदर सेंस करने की कैपेसिटी पाई जाती है जो बहुत ख़ास होती है। इस कारण इनको हम लोग क्या कह देते हैं, बायो सेंसर्स कह देते हैं। और जहाँ पर वर्ड लगा होता है बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई ऐसा पार्ट जो लिविंग स्टेज में रहकर या लिविंग चीज़ों के कांटेक्ट में रहकर सेंस करता हो, उसको हम लोग बायो सेंसर्स कह देते हैं। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि इस यूनिट के अंतर्गत रखा गया है। बायो रेमेडिएशन की बात करते हैं। आपको पता है बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, और वो इस कैपेसिटी का यूज़ करके इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं या टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको नॉन टॉक्सिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं बायो रेमेडिएशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल की, तो प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है कि बायोफ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि बायोमास के द्वारा तैयार किया जाता है। बायोमास क्या होता है, बायोमास जो है प्लांट और एनिमल का वेस्टेज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। और ये क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट होता है जो पोल्यूशन फ्री प्रोडक्ट होता है। इसका यूज़ करने पर किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, और इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इस प्रकार के प्रोडक्ट का यूज़ किया जाए प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसको कई सारी जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है बायोफ्यूल को, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में देखिए आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफ्यूल या फिर कह सकते हैं सोलर फ्यूल, सोलर पैनल का हम लोग यूज करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है और हमको लाइट मिल रही है। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं तो बहुत सारी ईस्ट है, फसलों के प्रोडक्ट हैं, स्टार्च है, शुगर है, ये क्या है फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल हैं। सेकेंड जनरेशन में सेलुलोज है। इसके अलावा खेत में जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं खेतों में जब फसलें काट ली जाती हैं तो उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कह देते हैं। उसका यूज भी बायोफ्यूल के रूप में किया जा सकता है। थर्ड जनरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें एल्गीज का उपयोग एक प्रकार के बायो फ्यूल के रूप में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बायोडिग्रेडेशन की बात करें तो ये भी एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। बायोडिग्रेडेशन में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि बायोडिग्रेडेशन को समझने में हम लोग देखते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में विभिन्न प्रकार की जो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि हर्बिसाइड्स यूज़ की जाती हैं, फंजीसाइड्स यूज़ की जाती हैं, इनका उपयोग किया जा रहा है। और इनके द्वारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन, बायो पोल्यूशन, मृदा पोल्यूशन ये फैल रहा है तेज़ी से। और इन पोल्यूशंस को रोकने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके यूज़ करने पर इस प्रकार के पोल्यूशन को आसानी से रोका जा सकता है, जिसको हम लोग कह देते हैं बायोडिग्रेडेशन। यानी कि ऐसी टेक्निक जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ करके हम लोग एयर, सॉइल और वाटर पोल्यूशन को आसानी से रोक सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कल्चर प्रॉपर्टी की, तो कल्चर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत नया रखा गया है। इस यूनिट के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे कि कल्चर क्या होता है, कल्चर प्रॉपर्टी या कल्चरल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको एक्चुअल में एक इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कल्चर डिग्रेडेशन। कल्चर डिग्रेडेशन में क्या होता है, इसको कल्चर प्रॉपर्टी या कल्चर डिग्रेडेशन के नाम से भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारी जो मंदिर हैं, मस्जिदें हैं या कोई पुरानी इमारतें हैं, उनको किसी ऐसी प्रोसेस के द्वारा समाप्त किया जाता है जिससे कि
किसी भी प्रकार का एनवायरनमेंट में या किसी प्रकार का जो है पोल्यूशन ना हो। जैसे कि हम लोग लाइकेंस का इस प्रकार के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे आर्टिफिशियल लाइकेंस होते हैं, आर्टिफिशियल लाइकेंस होते हैं जिनका उपयोग हम लोग इस प्रकार की प्रोसेस में कर सकते हैं। कल्चरल डिग्रेडेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, सियानो बैक्टीरिया इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में जो है भाग लेता है। तो होलिस्टिक रूप से देखा जाए तो हमारा जो ये पूरा पेपर है वो पैथोलॉजी और माइक्रोब्स के लिए डेडिकेटेड है। माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट के लिए क्या इम्पैक्ट है, क्या माइक्रोब्स का किस तरीके से यूज किया जाता है एनवायरनमेंट को सही या क्लीन बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो क्लासेस हैं वो सभी को उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके, सभी को उनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच सभी का।